गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने सेकंड का स्टार्टअप किया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जैसे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसको आज हम थोड़ा फिर से देखते हैं। देखिए, किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू डिकम्पोजिशन कैसे किया जाएगा, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करने के लिए हमें एक सेटअप तैयार करना पड़ता है। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रोलिसिस सेटअप है, जिसमें दो आपके इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं और ये दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं वो किससे कनेक्टेड है, बैटरी से। जो पॉजिटिव वाली जो बड़ी टंकी होती है वो हमारी कहलाती है पॉजिटिव, और जो छोटी वाली होती है उसे कहते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव वाले को हम कहते हैं एनोड और नेगेटिव वाले को हम कहते हैं एनोड। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए, आगे हम बात करते हैं कि अब इस टैंक में, जो टैंक हमने लिया हुआ है जिसमें हमने दोनों इलेक्ट्रोड लगाए हैं वहां पर हमने वाटर भर दिया। ठीक है, तो एक चीज आपको पता होगी कि जो प्योर वाटर होता है, वो अनआयनाइज होता है, ये आयनाइज नहीं होता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, एज ए ठीक है, तो एक इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो है उसे हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हमने मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यहां पर कुछ H2SO4 की मात्रा डाल दी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने क्या किया, H2SO4 को मिला दिया एज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। H2SO4 क्यों मिलाया इसमें, क्योंकि प्योर वाटर जो होता है वो आयनाइजेबल नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम इससे क्या करेंगे, इस सेटअप से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। अब वाटर आयनाइज कैसे होगा, देखिए, वाटर आयनाइज होगा H2O H प्लस में और OH माइनस में। ठीक है, और ये रिएक्शन जो होती है वो हमारी कैसी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक, अब देखिए, अभी दोनों ट्यूब में हमारा जो लेवल है वो बराबर है। ठीक, तो आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी एनोड पर जो रिएक्शंस होंगी उनको हम देखते हैं कैसे होंगी। ठीक है, रिएक्शंस एट एनोड। ठीक, एनोड पर जो रिएक्शन होगी वो देखिए, एनोड प्लस का होता है, तो एनोड के ऊपर नेगेटिव आयन जो होगा वो आकर गैदर हो जाएगा, जैसे OH माइनस, यानी कि यहां पे क्या होगा, OH माइनस। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएगी और यहां पर क्या बनेगा, न्यूट्रल OH बनेगा। ठीक, और ये कैसा होता है हमारा, अनस्टेबल। ठीक, अब दोनों OH मिलकर क्या बनाएंगे हमारा, देखिए, वाटर बनाएंगे, जो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक, अब और यहां पर ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ठीक, नाउ ये ऑक्सीजन गैस जो बनेगी हमारी, दो O मिलकर क्या बनाएंगे, ऑक्सीजन गैस बनाएंगे, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है और कैसा होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, बाकी ये कैसे हैं, अनस्टेबल है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, रिएक्शंस एट कैथोड देखते हैं हम, देखेंगे कि कैथोड पर कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी। ठीक है, देखिए, जो हमारा H प्लस आयन है वो, ठीक, H प्लस वाला हमारा कैथोड पर एकत्र होगा और यहां पर ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा और ये हाइड्रोजन बना लेगा। ठीक, और ये हाइड्रोजन जो है ये कैसा है, यहां पर अनस्टेबल हाइड्रोजन होता है, अनस्टेबल।
अब नाउ जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, जब चूंकि ये अनस्टेबल है तो दो हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे, H2 गैस। ठीक। अब एक चीज हमें पता लग गई कि एनोड पर यहां पर जो होगी वो कौन सी गैस इकट्ठी होगी, यहां पर ऑक्सीजन गैस और कैथोड पर हमारी हाइड्रोजन गैस। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई बेटा। अब हमने क्या किया था, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया तो हमें क्या क्या मिला, देखो एक तो ऑक्सीजन गैस मिली और दूसरा हमें हाइड्रोजन गैस मिली। अब इसको हम बैलेंस करते हैं, यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर ऑक्सीजन को 2 करना पड़ेगा। अब जैसे ही हमने यहाँ पर ऑक्सीजन के नंबर्स को सेम किया तो वहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन करेंगे, कितना, 2 मोल अगर वाटर का हमने इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन किया तो क्या क्या बनेगा, देखिए 1 मोल ऑक्सीजन का बनेगा और 2 मोल हाइड्रोजन का। ठीक है, तो यहां से हमें एक रिलेशन मिल गया कि वॉल्यूम जो है, ठीक है, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इक्वल। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 मोल वाटर जो है वो हमें डिकम्पोजिशन के बाद में तो 2 वॉल्यूम ऑफ हमें क्या देगा, हाइड्रोजन देगा और 1 वॉल्यूम ऑफ क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। ठीक है, तो ये जो लॉ है ये कहलाता है हमारा एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो अब एग्जांपल हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल जो है हमारा वो क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसका इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए भी हम सेम सेटअप करेंगे और जो हमने वाटर भरा हुआ है उसकी जगह पर मोल्टन NaCl या फ्यूज्ड NaCl भर देंगे। ठीक है, तो NaCl कैसे टूटेगा, NaCl जो है अगर हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो Na प्लस में और Cl माइनस में ब्रेक होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर बेटा कि कौन कौन सी रिएक्शंस होंगी वो हम बाद में देखेंगे। उससे पहले आप बताएं, पॉजिटिव प्लेट जो है हमारी एनोड, वहां पर कौन सा आयन इकट्ठा होगा, नेगेटिवली चार्ज यानी कि Cl माइनस। ठीक है, और जो कैथोड है हमारा नेगेटिवली चार्ज तो उसके ऊपर क्या होगा, Na प्लस। ठीक, बात समझ में आ गई। तो अब ये एकत्र होकर क्या होगा, वहां पर क्या होगा, डिस्चार्ज ऑफ आयंस होगा। तो इस सेटअप में इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, आयंस जो होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं। अब हम देखते हैं कि एनोड पर रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, रिएक्शन एट एनोड। तो क्लोरीन जो है वो किस पे जाएगा, एनोड पर जाएगा, तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन माइनस करेगा और क्या बना देगा, Cl। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि Cl जो है वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये कैसा है, अनस्टेबल है। ठीक है, तो इसको स्टेबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Cl2 बनाना पड़ेगा यानी। ठीक है, तो यहां पर 2 क्लोरीन मिलकर क्या करेंगे, क्लोरीन गैस बनाएंगे। ठीक है, जो कहां पर इकट्ठी होगी, एनोड पर। अब रिएक्शंस जो होंगी वो कैथोड पर कौन कौन सी रिएक्शन होगी वो देखिए, एट कैथोड, ये थी हमारी एट एनोड। देखिए कैथोड पर जो रिएक्शन होगी वो सबसे पहले देखो, कैथोड पर कौन नेगेटिव प्लेट होता है तो वहां पर क्या इकट्ठा होगा, Na प्लस होगा। ठीक है, तो सोडियम आयन वहां पर क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहां पर सोडियम आयन कैथोड पर गया और ये डिस्चार्ज हो गया, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन जो चाहिए। ठीक है, तो जो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो वो वायर के थ्रू, जो वायर हमने कनेक्ट किया था उसके साथ में जाएगा यहां पर कैथोड पर। तो वहां पर क्या होगा, सोडियम उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा और क्या बना देगा, Na। ठीक है, तो एक बात समझ में आ गई कि जब हम मोल्टन
सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कैथोड पर सोडियम और एनोड पर क्लोरीन गैस इकट्ठी होगी। ठीक, तो हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड का यहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास किया। ठीक, तो यहां पर क्या बनेगा, Na प्लस और ये Cl2। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ Cl2 है तो यहाँ पर भी 2, और यहाँ देखिए सोडियम में 2 हो गए तो यहाँ पर भी 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल था। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट सेटअप हम बनाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर हमने ये एक बीकर ले लिया बड़ा सा, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, और इनको एक बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये बैटरी से कनेक्ट हो गए। आपको पता होगा ये बड़ा वाला जो टर्मिनल होता है ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव। कहने का मतलब जो बड़ा वाला टर्मिनल इलेक्ट्रोड है, उस जो पॉजिटिव वाला है उसको हम कहेंगे एनोड, और जो नेगेटिव वाला कहलाता है वो कैथोड। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, एक रबर का कॉर्क लगा रखा है। ठीक, और यहां पर हमने इस बीकर में एक्वस NaCl भर दिया। ठीक, क्या भर दिया, एक्वस NaCl। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। ठीक, तो ये हमने क्या भरा हुआ है, एक्वस NaCl। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब होता है कि हमने क्या किया, कॉमन सॉल्ट को या सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व किया। ठीक है, तो अब जैसे ही हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो वो कैसे आयनाइज होगा, देखो तो यहां पर NaCl कैसे डिकम्पोज होगा, वो देखो NaCl डिकम्पोज होगा Na प्लस में और Cl माइनस में, और जो हमने वाटर इसमें ऐड किया है वो भी आयनाइज होगा हमारा। ठीक है, H2O होगा, वो आयनाइज हो जाएगा कैसे, H प्लस और OH माइनस में। ठीक है, आपने बताया प्योर वाटर जो होता है वो अनआयनाइज्ड होता है, तो यहां पर हमने एज ए इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज किया, NaCl। ठीक है, तो अब दोनों ही कंपाउंड जो है हमारे वो क्या हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो वाटर, एक चीज क्लियर हो गई कि वाटर कब आयनाइज होगा, जब उसमें हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एनोड पर रिएक्शंस क्या क्या होंगे, रिएक्शंस एट एनोड। ठीक है, तो एनोड पर रिएक्शन कैसे होगी वो देखिए। अब ये होती है पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, तो ये क्या करेगी, नेगेटिव आयंस को यहां पर रूट करेगी, तो दोनों के दोनों जो हमारे नेगेटिव आयन है वो क्या करेगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव के पास जाएगा। तो एक चीज इसमें क्लियर होगा कि इन दोनों आयन में से केवल एक ही डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो यहां पर जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी वो देखो, तो यहां पर Cl माइनस आयन जाएगा, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगा और क्या बना लेगा, Cl। अब ये आपको अभी बताया था मैंने कि ये कैसा होता है, अनस्टेबल है, क्योंकि ये कैसा है, मोनोएटॉमिक है, और क्लोरीन जो होता है हमारा वो कैसा एग्जिस्ट करता है, डायटोमिक फॉर्म में। तो अब क्या होगा, तो 2 क्लोरीन क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे और मिलकर क्लोरीन गैस को इवॉल्व करेंगे। तो ये कैसा होगा, हमारा स्टेबल होगा। तो एक चीज और हमें समझ में आ गई कि एनोड पर जो होगा वहां पर क्या निकलेगी, क्लोरीन गैस जो होगी वो रिलीज होगी। अब हम देखते हैं कि एट कैथोड क्या होगा, रिएक्शंस जो होंगी हमारी कैथोड पर कैसे होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं एट कैथोड। देखिए
अब कैथोड जो होता है हमारा, कैसी प्लेट होती है, नेगेटिव। तो यहां पर ये दोनों जो पॉजिटिव आयन है वो कहाँ आएंगे, कैथोड पर आएंगे। लेकिन इन दोनों में से केवल एक ही क्या करेगा, डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन वाला जो आयन है वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बना लेगा। लेकिन ये कैसा है, अनस्टेबल है। ये भी आपको मैंने बताया था पहले कि हाइड्रोजन जो है वो कैसा फॉर्म में करता है, एग्जिस्ट करता है डायटोमिक फॉर्म में। ठीक है, तो लेकिन यहां पर ये क्या है, मोनो एटॉमिक फॉर्म है। तो ये कैसा है हमारा, अनस्टेबल है। तो यहां पर ये होगा कि दो हाइड्रोजन मिलकर H2 गैस रिलीज करेंगे। ठीक है, H2 गैस जो हमारा कैसा होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, और ये वाला कहां पर इकट्ठा हो जाएगा, कैथोड पर। हाइड्रोजन गैस कहां निकलेगी बेटा, कैथोड पर। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन है उसमें क्या बचा, ठीक है, अब देखते हैं कि सॉल्यूशन में क्या बचा, रिमेन इन सॉल्यूशन। देखिए, एक तो बचा हमारा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो Na प्लस और OH माइनस दोनों कंबाइन होके बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, तो अब देखिए, जो एक्वस NaCl है, इलेक्ट्रोलिसिस से पहले इसका pH वैल्यू जो होगी वो कैसी होगी, 7 होगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलिसिस जैसे ही स्टार्ट होती है और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ती जाती है, तो इसका जो pH वैल्यू है वो कैसी बढ़ जाएगी, इंक्रीज होगी। क्यों, यहां पर NaCl जो है वो कन्वर्ट होके क्या रिमेनिंग में क्या बनाएगा, एक बेसिक सब्सटेंस बना रहा है, तो इसका pH वैल्यू जो है वो कैसे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी चीज एक और है कि यहां पर क्लोरीन गैस क्यों डिस्चार्ज हुआ। ठीक है, क्लोरीन माइनस क्यों हुआ, OH माइनस क्यों नहीं हुआ, और ऐसे ही Na प्लस डिस्चार्ज क्यों नहीं हुआ, H प्लस हुआ। ठीक है, तो एक सीरीज होती है जो हमें बताती है कि कैसे और कौन सा आयन जो है वो पहले डिस्चार्ज होगा और कौन सा बाद में। ठीक है, तो देखिए, अगर हम Cl में और OH में कंपैरिजन करें तो उस सीरीज के आधार पर Cl जल्दी से डिस्चार्ज होगा। ठीक है, और देखिए यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के कारण है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, और क्योंकि ये कैसे होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और Cl माइनस जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। ठीक है, Na प्लस और H प्लस की। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, सोडियम मेटल की अगर हम बात करें तो वो आसानी से बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट बहुत स्लोली करेगा। ठीक, तो अगर हम हाइड्रोजन और सोडियम की बात करें तो सोडियम एटम जो होगा वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से डोनेट करेगा। ठीक, और हाइड्रोजन की कंपैरिजन में। ठीक, अब जब बात आएगी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा, तो देखिए सोडियम ने तो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था तो उतना ही अधिक टाइम जो होगा वो क्या करेगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन को गेन करने में लेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, इसलिए यहां पर हाइड्रोजन गैस जो है वो हाइड्रोजन जो है वो डिस्चार्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, अब फोटोलिटिक
या फोटोलिसिस की बात करें तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स डिकम्पोज होते हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में रखे। ठीक है, हमारा पहला एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे ही हमने सिल्वर क्लोराइड को, जो कि बहुत सेंसिटिव होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में रखा, ये हमारा H न्यू, ये हमें सनलाइट बताता है, तो ये Ag+Cl2 में डिकम्पोज हो जाएगा। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो अब यहाँ से सिल्वर भी हमारा 2 हो जाएगा। ठीक, अब ये क्लोरीन गैस जो निकली है, इसका कलर हमारा ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती है। ठीक, अब एक और हमारे पास कंपाउंड है नेक्स्ट, जो हमने लिया AgBr। जब इसकी फोटोलिसिस होती है तो ये सिल्वर में और ब्रोमीन में, सॉरी Br, ये कैसा होता है, वेपराइज्ड फॉर्म में होती है, वेपर फॉर्म में होती है, और इसका कलर जो होता है वो कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। अब देखिए इसको हम क्या करना है, यहाँ पर ब्रोमीन 2 है तो यहाँ पर भी हमें 2 ब्रोमीन करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर सिल्वर 2 हो गई तो ये भी। ठीक, अब एक और सेंसिटिव एग्जांपल लेते हैं कंपाउंड, सेंसिटिव कंपाउंड का, H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। जब इसको हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो ये क्या होता है, वाटर में और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो जाएगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पे भी 2, देखिए ऑक्सीजन भी 4 हो गए और हाइड्रोजन भी 4 हो गए। ठीक है, एक और कंपाउंड हमारा HI। ठीक है, इसको सनलाइट के हमने प्रेजेंस में रखा, तो ये जो होगा हमारा कैसे आयनाइज होगा, हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन। तो ये I2 जो होती है वो पर्पल कलर के वेपराइजेशन फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, यानी पर्पल वेपर्स देखने को। ठीक है, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बैलेंस हो चुकी है। तो ये जो हमारे जितने भी कंपाउंड हैं, ये सनलाइट की प्रेजेंस में आने के बाद में डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। देखो, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हम कहते हैं द प्रोसेस in which decomposition of compound takes place in the presence of सनलाइट। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रोलिटिक की बन जाएगी द प्रोसेस इन विच डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड टेक्स प्लेस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, थर्ड वाली हमारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले कि दोज रिएक्शंस in which a more reactive element displace to
लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो इससे मतलब क्या है कि मान के चलिए कि जो मेटल है, मान लीजिए कोई मेटल जो है वो हमारा बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को वहां से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, अब या तो हमारा जो एलिमेंट है वो कैसा है, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव वाले को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस जो होती हैं वो हमारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, वो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मान के चलिए एक कोई मेटल है ए और दूसरा मेटल बी, जो इसने कंपाउंड बना रखा है BC। ठीक है, यहां पर हमने मान लिया कि ए जो है वो कैसा है, मोर रिएक्टिव है देन बी। ठीक है, तो ये हमारा कैसा है, लेस रिएक्टिव। तो आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, ए जो है वो बी को यहां से डिस्प्लेस कर देगा इसके कंपाउंड से और क्या बना लेगा, AC, और बी जो है वो ऐसा ही लेफ्ट ओवर। बात समझ में आ गई? तो कैसे हम पता करेंगे कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, तो कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है, कौन सा नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रिएक्टिविटी सीरीज को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों की हम देखेंगे, मेटल की भी रिएक्टिविटी सीरीज और नॉन मेटल की भी। ठीक है, तो क्या है रिएक्टिविटी सीरीज? ठीक है, देखते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज के अंतर्गत, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कहते हैं, इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, या एक्टिविटी सीरीज, कुछ भी लिख के आ सकता है एग्जाम में। तो देखते हैं, यहां पे कुछ मेटल्स के लिख रहा हूं पहले मैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर Zn मतलब जिंक, फिर Fe मतलब आयरन, Sn मतलब टेन। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये हमने क्या किया है, रिएक्टिविटी सीरीज के ऑर्डर में हमने इनको अरेंज किया है। ठीक है, तो ये जो मेटल्स हैं हमारे वो कैसे लिखे गए हैं, कैसे अरेंज किए गए हैं। ठीक है, तो वो ये हमें किए गए हैं, जो मेटल्स लिखे हैं यहाँ पर वो हैं हमारे रिएक्टिविटी ऑर्डर में, रिएक्टिविटी ऑर्डर में। ठीक है, अब देखते हैं इस तरफ कुछ मेटल्स के बारे में। Pb, लेड, ये हाइड्रोजन। ठीक है, इनके बाद में कॉपर, कॉपर के बाद में हमने लिखा है सिल्वर, सिल्वर के बाद में Au मतलब गोल्ड, और गोल्ड के बाद में Pt मतलब प्लेटिनम। ठीक है, तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रिएक्टिविटी ऑर्डर के अनुसार लिखे गए हैं। तो ये ऑर्डर कैसा होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है रिएक्टिविटीज का। ठीक है, डिक्रीजिंग
रिएक्टिविटी। तो जो सबसे टॉप पर होता है वो हमारा सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, मोस्ट रिएक्टिव, और जो सबसे लास्ट में एग्जिस्ट करता है हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में वो लीस्ट रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जो हाइड्रोजन से ऊपर के जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, और हाइड्रोजन से बाद के जो मेटल्स हैं हमारे वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। ठीक है, अब इसको लर्न करने की बात आती है कि इसे आप कैसे लर्न करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे इसके बारे में, कैसे आप इसको, ठीक है, देखिए। के Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Sn। देखिए के से हमने मान लिया करीना ने, इससे मांगा कार, सॉरी, ठीक है, मांगी, यहां पर हमने ले लिया ऑल्टो, जैन और फरारी। ठीक ठीक, करीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जैन, फरारी। ठीक है, ये तो हमने यहां से लेकर यहां तक के एलिमेंट्स। ठीक, अब यहां पर एसन से हमने डाल दिया सुन के। ठीक, आगे के एलिमेंट्स लिख लेते हैं, पीवी, एच, सी यू, ए जी, ए यू, पी टी। ठीक है, तो आगे के सुन के, कि सुन के पी भैया ने हंस के कल्टी मारी और बोले कि आ जाओ, आ जाओ, तुमको गोल्ड और प्लेटिनम दिलाऊं। ठीक है, इसकी एक और शॉर्ट ट्रिक है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल। इससे पहले हमने देखी थी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स के बारे में। अब यहां पर देखते हैं, देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहां पर ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है रिएक्टिविटी वैल्यूज के। तो फ्लोरीन जो है वो कैसा है, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है। ठीक, और आयोडीन जो है वो कैसा है, लेस रिएक्टिव है। ठीक, अब हम बात करेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इन मेटल्स। ठीक है, तो पहला वाला हमारा टाइप है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल बाय मोर रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मान के चलिए हमने यहां पर CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट लिया और इसमें क्या किया, आयरन को डाल दिया। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये कंपाउंड है। ठीक, और ये Fe एक एलिमेंट है।
तो यहाँ पर क्या होगा, Fe क्या CO को रिएक्ट डिस्प्लेस करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि Fe जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, किससे? कॉपर से। ठीक, तो यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि जो कंपाउंड बना हुआ है वो लेस रिएक्टिव वाले का तो नहीं बना है। ठीक, बात समझ में आ गई? ठीक है। और कॉपर सल्फेट है वो आयनाइज भी नहीं होगा, और ये आयनाइज कब होगा? जब इसमें हम क्या मिलाएंगे? वाटर मिलाएंगे। ठीक, तो कॉपर कैसा है यहाँ पर? सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में, इसलिए यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। अब देखिए यहां पर हमने किया CuSO4 को हमने एक्वस फॉर्म में लिया और अब इसमें हमने आयरन मिलाया। तो ये आयरन जो है अब इस कॉपर सल्फेट को यहां से डिस्प्लेस कर देगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मोर रिएक्टिव है। ठीक है, तो क्या बनेगा? FeSO4 बनेगा प्लस CO। अब देखिए इनके कलर देख लेते हैं। तो यहां पर CuSO4 जो होता है वो ब्लू कलर होता है, और आफ्टर रिएक्शन ये ब्लू कलर जो है वो चेंज हो जाता है और कैसा हो जाता है? लाइट ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है। देखिए अब हमने क्या किया, AgNO3 में हमने क्या किया? कॉपर को डाल दिया। ठीक, अब क्या बनेगा? देखो यहां पर कॉपर नाइट्रेट बना और सिल्वर। अब देखिए ये रिएक्शन फॉर्म हुई, तो इसका मतलब क्या है कि कॉपर जो है वो कैसा है? सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, अब देखिए यहां पर इनके फिजिकल स्टैंडर्ड्स बताते हैं। ये कैसा है? एक्वस फॉर्म में है। ठीक, ये सॉलिड था और ये हमारा एक्वस होगा, और ये कैसा होगा? सॉलिड। इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहां पर देखिए NO3 का होल ट्वाइस है तो 2। अब यहां सिल्वर को भी हमें करना पड़ेगा बैलेंस। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लिया कि मान के चलिए CuSO4 में हमने सिल्वर को डाल दिया, तो क्या होगा? AgSO4 बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी रिएक्शन? क्योंकि सिल्वर जो होता है वो कॉपर से लेस रिएक्टिव होता है, जो कॉपर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब बात आती है नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कौन सी है? बी पार्ट देखते हैं हम इसका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन from acid by more reactive metals। ठीक है, ओके। अब हमें लेते हैं यहां पर एसिड। मान के चलिए हमने लिया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और ये हम लेंगे डाइल्यूट फॉर्म में। ठीक, अब हमने इसमें क्या किया? जिंक मेटल डाल दिया, और डिस्प्लेस होने के बाद में एक ZnSO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो होगी वो डिस्प्लेस हो जाएगी। यहां पर क्या पता चलता है कि यहां पर जिंक जो है वो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसमें कैल्शियम डाल दिया, तो आफ्टर रिएक्शन CaCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो जाएगी।
ठीक, इसको बैलेंस करते हैं Cl2 तो 2, ठीक है, बैलेंस हो गई हमारी रिएक्शन। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें एसिटिक एसिड लिया। ठीक, एसिटिक एसिड में देखिए CH3COOH, इसमें हमने सोडियम मिला दिया, तो यहां पर CH3COO Na, ठीक, और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई, सॉरी, हाइड्रोजन। ठीक, अब एसिटिक एसिड में जब हमने सोडियम को मिलाया तो यहाँ पर सोडियम एसीटेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, तो 2CH3COOH, तो यहाँ पर भी 2, अब Na को 2 तो यहाँ पर 2। तो एक बात समझ में आ गई कि जो ये मेटल हैं ये सारे के सारे हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव हैं। ठीक है, तो तभी वो क्या कर पा रहे हैं, उन एसिड्स में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए H2SO4 में हमने क्या किया, कॉपर को मिला दिया, तो हमने ऑब्जर्व किया कि कोई भी रिएक्शन यहां पर नहीं हो रही। तो आपने ये भी देखा होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो कॉपर मेटल है वो हाइड्रोजन से नीचे बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है कि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। ठीक है, इसलिए ये क्या करेगा, एसिड में से कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से एक और देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने सिल्वर के साथ में रिएक्शन कराया तो भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि सिल्वर जो है वो भी रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे लाई करता है और लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, किससे, हाइड्रोजन से। ठीक है, अब देखिए H2SO4 में हमने क्या किया, चाहे तो आप गोल्ड डाल दो या प्लेटिनम डाल दो, यहां पर भी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं किससे, हाइड्रोजन से। ठीक, इसीलिए क्या ये जो मेटल होते हैं वो एसिड्स में से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो कौन से मेटल्स ऐसे हैं जो हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं, कैसे याद रखेंगे, जितने भी ऑर्नामेंटल मेटल्स हैं। ठीक है, ठीक, जिससे आभूषण है, गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर के बनते हैं। ठीक है, और कॉपर को हम क्या करते हैं, गोल्ड में यूज करते हैं हार्डनेस देने के। तो इसलिए क्या करेंगे कि जितने भी ऑर्नामेंटल मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन को एसिड में से डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगला हम जो पढ़ेंगे इसका सी पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर बाय मोर रिएक्टिव मेटल्स, बाय मोर एक्टिव और रिएक्टिव metals. Okay, thank you.